पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, शाह नूरानी में कल जो सानिया हुआ उसके बाद हमने देखा कि जो हर बड़े साने के बाद पाकिस्तान में होता है वही SOPs फॉलो की जाती हैं और इसमें भी वही हुआ। जख्मियों की इयादत करने अस्पताल पहुंच गए बड़े बड़े अफसरान और उसके बाद वहां पे फोटोशूट्स हुए। वजीर आजम की तरफ से इमदादी चेक्स का ऐलान हो गया लवाहिकीन के लिए, लेकिन जो बुनियादी इशू है उसको एड्रेस नहीं किया जाता। जो लवाहिकीन है उनका गम कितना है, क्या है, उसको समझा नहीं जाता और हर साने के बाद हम उसी तरह की फोटो सेशंस देखते हैं, वही सारी चीजें चलती हैं। बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जाते कि किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हर एक इंसिडेंट के बाद हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, इतने उसके नुकात रह गए, अच्छा जी ये फैसले हुए थे, ये इंप्लीमेंट नहीं हुए। उसमें बुनियादी मसला है कि सेहत की फैसिलिटीज नहीं। कल जब ये हादसा वहां पे हुआ तो जख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस तक नहीं थी, वहां पे पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर्स के लिए मुश्किल थी। घंटों वहां पे जो लवाहिकीन है अपने प्यारों को ढूंढते रहे, उनकी लाशें ढूंढते रहे, उनको उठाने वाला वहां पे कोई नहीं था। ये पाकिस्तान के आम शहरी के लिए बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। और जब हम अपने हाकिमों को देखते हैं, उमरा को देखते हैं, उनके लिए मसाइल ही अलग हैं। किसी को हल्का सा जुकाम भी हो जाए, बुखार हो जाए तो लंदन भागे जाते हैं इलाज करवाने, बैरून मुल्क चले जाते हैं महीना 2-2 महीने की छुट्टियों पे और अपने इलाज वहां पे करवाते हैं। अगर हमने ये मुल्क को चलाना है और सबके लिए जो आईने पाकिस्तान कहता है, आर्टिकल 25 कहता है, बाकी सारी चीजें कहती है कि ना बुनियादी इंसानी हकूक हमने उनको देने हैं जो जमहूरियत ने देने हैं, और वो सब इन्हीं चीजों की बात करते हैं, लेकिन वो हम अपने लोगों को नहीं देते। जमहूरियत को हमने सिर्फ इस्तेमाल करना है किस लिए कि जनाब ठीक है हमारे जो इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर वेस्टेड ग्रुप जो ताकतवर लोगों का है इस मुल्क में, उनके सिर्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और जो हम इंस्टीट्यूशनल फेलियर देख रहे हैं तमाम इदारों का पाकिस्तान में, वो इसी वजह से हमें नजर आ रहा है कि तमाम बड़े बड़े लोग आपस में मिले हुए होते हैं और एक दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे सामने एक जजमेंट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को पनिशमेंट हुई तो आसिफ सईद खोसा साहब ने उसमें एक नज़म लिखी और उसमें 1-2 लाइनें खलील जिब्रान को कोट की और फिर अपनी तरफ से उसमें कुछ चीजें लिखी और उसमें एक लाइन थी, पिटी द नेशन दैट पनिशेस इट्स वीक एंड पुअर। उस कौम पे अफसोस होना चाहिए जो अपने गुरबा और गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, उनको तो सजाएं देती है, लेकिन जो हाई एंड माइटी है, जो ताकतवर लोग होते हैं, उनको कानून के दायरे में नहीं लाते। आज पूरे पाकिस्तान का नाज़रीन मसला यह है। आज वजीर आजम पाकिस्तान पे जो इल्जामात हैं वो नए इल्जामात नहीं हैं। जब गुलाम इसाक खान ने पहली दफा उनकी हुकूमत को बर्खास्त किया था 1993 में, उस वक्त करप्शन के इल्जामात लगाए थे और उस वक्त से जब हम आज ये चीजें देखते हैं जी, नेस्कॉल, नीलसन, शैमरॉक, चंद्रन जर्सी, ये तमाम ऑफशोर कंपनीज उसी वक्त बनी है जब आप इनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। लेकिन हमारा निजाम ऐसा है कि जनाब एक दफा मुल्क का वजीर आजम बन जाए तो उसके बाद अगर आप कुछ भी करें तो वो समझा जाता है कि जनाब आपको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, आपका मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है, जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे आप जो अकाउंटेबिलिटी है उसके दायरे कार से निकल जाते हैं। अगर उस वक्त यह एहतसाब सही हुआ होता, अगर इस मुल्क में NRO ना होते, हमारे फौजी जर्नल सियासतदानों के साथ ना मिले होते, हम एक महकूम कौम की तरह आज जिंदा ना होते कि हमें बर्तानिया या अमेरिका से आके लोग NRO देंगे और यहां पे जो करप्शन का लूट माल का पैसा है वो जाके बर्तानिया में होगा, लोग यहां आएंगे, हुकूमत करेंगे, ड्यूल नेशनैलिटीज रखेंगे, 14 साल यहां पे गवर्नर बैठेंगे और उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल से हम उन्हें वापस भेजेंगे, तो इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है नाजरीन, ये केस नया नहीं है, इसके सबूत बारहा आते रहे और हमेशा हमने देखा कि अदालतों में एक टर्म इस्तेमाल करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टेक्निकल जस्टिस। उसकी मेरिट्स पे जाके फैसले नहीं हुए। इसहाक डार साहब का एफिडेविट जब हम उठा के देखते हैं और उसमें लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, तो बड़ा साफ नजर आता है कि टेक्निकल जस्टिस होता क्या है। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवाता हूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। नाज़रीन, मेरे पिछले प्रोग्राम में जब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आए थे तो बतौर साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इन्होंने बताया था कि जनाब तमाम रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है इन केसेस का, और उसके बाद हुकूमत के चंद रूलिंग पार्टी के MNA जो ये अपना फर्ज समझते हैं
कि हुक्मरान खानदान के जाती केसेस का, यह जाती केस है, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस नहीं है, हसन हुसैन नवाज का केस, हुकूमत पाकिस्तान का केस नहीं है, लेकिन वो एमएनएज, वो मिनिस्टर्स जो हुकूमत पाकिस्तान से हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे आके उनका दिफा करते हैं, उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें से एक साहब दानियाल अजीज साहब, जो कि इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी है, वैसे तो अपनी इंटेलिजेंस हुक्मरान खानदान के दिफा के लिए इस्तेमाल कैसे कर रहे थे, आइए जरा सुनते हैं। अब कल रात को इन्होंने एक अकबर साहब है, कोई रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर नैब के, वो उन्होंने अफजल खान का 2016 मॉडल निकाला है। वो कह रहे कि तमाम कागजात जो है हमारे पास है, तमाम कागजात नैब में है। उसी जुमले में कह रहे हैं कि ये बड़ा आसान काम है, आप किसी भी मुल्क को लिखें, आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज बड़े टाइट हैं, तो वो आपको कागजात भेज देंगे। भाई अगर कागजात आपके पास हैं तो फिर आप मंगवा क्यों रहे हैं? वहीं पे तजाद है। तो इस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा, इस किस्म की इंतशार फैलाने वाली घटिया बातें टॉप ऑफिस के बारे में, टॉप ऑफिस बेयर्स के बारे में, हम समझते हैं कि बिल्कुल नाजायज बात है। जी नाज़रीन, आपने दानियाल अजीज साहब को सुना। इससे पहले कि मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की इस पे रिस्पांस जानूं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि फिलहाल एक वक्फा ले लें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो एक ऐसी ऑफशोर कंपनी जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लिंक्ड है, जिसकी कंफर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब, और उनके साथ तशरीफ फरमाए फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने हमारे आप पिछले प्रोग्राम में कहा था, पिछले हफ्ते के, जनाब नैब के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं इस केस के हवाले से, इवन जो BVI हैं, ऑफशोर कंपनियाँ हैं, उसकी तफसीलात मौजूद हैं। और उसके बाद कुछ हुकूमती अरकान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब आप 2016 मॉडल हैं अफजल खान साहब का। देखिए बात ये है कि ये कुछ जो हुकूमती नाब वज़ीर है ना, इन्होंने वज़ीर बनना है, इसके लिए ये इनके कंडक्ट पहले से अवाम के सामने है। ये मुशर्रफ साहब की गाड़ी के आगे भी नाचते थे, आप इधर आ रहे हैं, तो इनको तो छोड़ दें पर्सनैलिटीज़ को। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि डॉक्यूमेंट्स नैब के पास मौजूद हैं, नैब हुकूमत के ज़ेर असर है, नैब हुकूमत के खिलाफ हिल ही नहीं सकती। पिछले हफ्ते आपने देखा अपने प्रोग्राम के बाद अगले दिन नैब चेयरमैन चाइना रवाना हो गए, उनको इतना डर लग गया था। मैं आज भी ये बात कहने को तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने को तैयार हूँ कि नैब के पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इन कंपनीज के मौजूद हैं। वो कहीं नहीं गए थे, वहीं थे जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई थी। वो तो और आपने खुद हैंडिंग टेकिंग ओवर की, आपने साइन किए? जी मैंने साइन किए, मैंने हैंडिंग ओवर की तमाम डॉक्यूमेंट्स की। उसमें सिर्फ नवाज शरीफ की कंपनी नहीं थी, उसमें 100 से ज़ायद हाई प्रोफाइल लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, जिनके तमाम कंपनीज के एसेट्स की जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस थी वो सारी नैब के पास मौजूद हैं। दूसरी बात जो मैंने की थी, जिनका उन्होंने कहा जी तजाद वाज़े नज़र आता है, वो ये है कि बिलफर्ज अगर नैब कोऑपरेटिव नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, आप आज भी इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट कीजिए, किसी ट्रीटी की ज़रूरत नहीं है। आप एक रिक्वेस्ट करेंगे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, अगर वो जाती है तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ अरसा इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के ऊपर काम करने का, आपको ओब्लाइज किया जाएगा दूसरे मुल्कों के से, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है और सिर्फ एलिगेशन या किसी जुडिशल फोरम की तरफ से रिक्वेस्ट के ऊपर इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फैलसा, आपने कोई चिट्ठी भी लिखी है नैब को, उसका रिस्पॉन्स आया आपको? नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने नैब को ये लिखा था कि आपका आईनी और कानूनी ये फ़र्ज़ है कि आप जो आपके कब्ज़े में रिकॉर्ड है अपने जवाब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है उसको पेश करते, लेकिन आपने इंटेंडेडली उसको कंसील किया है और वो रिकॉर्ड आपका फ़र्ज़ बनता है या तो आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दूं, या आप बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस तमाम रिकॉर्ड को, और मैंने उस प्रोग्राम में और शहजाद अकबर साहब का हवाला दे के ये बात लिखी थी और ये कहा था कि क्योंकि ये चीज़ें अब सामने आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मैटर को जो है अपने लिया है अपने हाथ में और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 190 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इस मुल्क के पाकिस्तान में कोर्ट को असिस्ट करेंगे। आपने किस केस का हवाला दिया है उस खत में नैब को? देखिए उसमें जो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है। 94 में मियां नवाज शरीफ साहब के और फैमिली के दूसरे मेंबर्स पे
दो FIRs हुई थी FIA की तरफ, एक का नंबर था 12 और दूसरे का नंबर था 13। ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है ये FIRs रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद ये चलती रहा मामला। 99 में क्योंकि ये दोबारा हुकूमत में आए तो फ्रीज हो गया। 99 में जब ये जो मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार में आए, उसमें फिर एक नैब में रेफरेंस बना, उसका नंबर था 5/2000। ये सारा रिकॉर्ड जो है नैब ने फिर उसकी दौरान तहकीकात जो है इकट्ठा किया, और इसमें जो है वो बाइंग परचेजिंग की हुई, ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट्स बाहर से लिए गए, हैंडिंग ओवर हुई, टेकिंग ओवर हुई। तो ये जो, और लेकिन इसके बाद जब ये बाहर चले गए जो एक मुआहदे के तहत शरीफ फैमिली जद्दा में सेटल हो गई, तो वो रेफरेंसेस जो हैं वो फ्रीज हो गए। उनकी वापसी पे जब वो रेफरेंसेस दोबारा खोले गए तो उनको अदालत में चैलेंज कर दिया गया, और 2011 में ये चैलेंज हुआ, और ये बाद में लाहौर हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच जो है उसमें ये चैलेंज हुआ, और उसमें ये रेफरेंस को क्वाश कर दिया गया इस बेस के ऊपर कि क्योंकि नवाज शरीफ या किसी और मुलजिम को तलब नहीं किया गया, टेक्निकल जस्टिस जिसको कहते हैं, इसको ये हाइपर टेक्निकल जस्टिस आई वुड रादर कॉल इट, बिकॉज अगर ये मैंने वो जजमेंट पढ़ा है, ये रिपोर्ट भी हो चुका है, अभी 2016 में रिपोर्ट हुआ है, मैंने ये जजमेंट पढ़ा है, ये जजमेंट इज अ फिट केस, और ये था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता कि इसमें काफ़ी सारे लीगल लकूनस है। लेकिन नैब की बदनीति ये थी कि उन्होंने इस जजमेंट को कभी चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और अब वो तमाम जो स्टेटमेंट है, जैसे सागदार साहब की स्टेटमेंट जिसका मीडिया में बहुत जिक्र होता है, वो उसको एब्जॉल्व कराया गया है इस रिकॉर्ड के जरिए। तो ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिकॉर्ड जब आएगा तो इससे नेक्सस एस्टेब्लिश होंगे। बिल्कुल ठीक है। आप इसी केस का जिक्र करें 5/2000 जिसमें कि ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। जी, ये वही हुदैबिया वाला केस था, और उस जो पहली 2 FIR की गई थी, उन्हीं केसेस के अंदर शुरू से रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू हुआ था, जो 2007 तक सिलसिला चलता रहा। जब ये एग्रीमेंट के तहत बाहर चले गए पाकिस्तान से, तो उस वक्त नैब में इनके केसेस भी फ्रीज हो गए और इन्वेस्टिगेशन भी फ्रीज होगी। लेकिन जब मियाँ साहब वापस आए पाकिस्तान, तो वो फाइल रीओपन होगी, क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था, इन्होंने एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया जो इनका 10 साल का एग्रीमेंट था। तो दोबारा जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो नैब की तरफ से 2 फॉरेन लॉ फर्म्स हायर की गई, एक स्विट्जरलैंड में हायर की गई, चेयरमैन नैब ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, साइन किया, और एक लॉ फर्म हमारी एग्जिस्टिंग थी लंदन के अंदर जो भुट्टोस केसेस के ऊपर भी काम करती थी, उन्हें हायर किया गया इस केस के लिए। और दोबारा से फ्रेश रिक्वेस्ट भेजी गई कि आप तमाम जो इनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, चाहे वो लग्जमबर्ग में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, BVI में हैं, कहीं भी हैं, उनके रिकॉर्ड इकट्ठे करना शुरू करें और हमें तरसील करें। और मेरे नैब छोड़ने तक काफ़ी हद तक रिकॉर्ड्स आ भी गए थे, और जो कि उस रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन वो फ्रेश रिकॉर्ड हैं, पुराने रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं। राइट नाजरीन, आपने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब सुना, फैसल चौधरी साहब को भी सुना। केस है 5/2000 जिसमें कि नैब ने काफ़ी सारा टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके ये तफसीलात मंगवाई थी, इकट्ठी की थी, और अभी भी बकौल दोनों साहिबान के दोनों सीनियर वकला हैं कि नैब के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और मैं आपको आज जो कंपनी है, ऑफशोर कंपनी, जिसका ताल्लुक हमेशा नवाज शरीफ साहब से जोड़ा जाता था, स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव पे भी उनका ताल्लुक इससे जोड़ा गया, लेकिन जो हुकूमती वुज़रा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रूलिंग पार्टी के पार्लियामेंटेरियन, वो हमेशा डिनाई करते रहे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें कहा गया है कि जी नवाज शरीफ साहब की तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, पनामा में उनका नाम नहीं आया, लेकिन एक ऐसी ऑफशोर कंपनी जिसकी कंफर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी, किसी और ने नहीं दी, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने जो कंफर्मेशन दी, वो कंफर्मेशन क्या है और उसका ताल्लुक क्या बनता है शरीफ खानदान के साथ। नवाज शरीफ साहब के शेयर्स आज भी मौजूद हैं जिसकी कंफर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा था। क्या है, आइए इस हवाले से एक खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। जहां शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियां नीलसन और नेस्कॉल का जिक्र जोरों शोर से हो रहा है, वहां एक ऐसी भी ऑफशोर कंपनी है जिसका कोई जिक्र ही नहीं और ना ही इसकी तफसीलात सामने आ सकी।
ये कंपनी है चंद्रन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड। पानामा लीक्स में इसका नाम न आने की एक बड़ी वजह यह है कि यह कंपनी चैनल आइलैंड में किसी दूसरे एजेंट के पास रजिस्टर्ड थी। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक की मुश्तरका वेबसाइट स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव पर जाएं तो वहां वजीर आजम नवाज शरीफ के नाम के आगे एक ऑफशोर कंपनी शैमरॉक और दूसरी चंद्रन जर्सी लिखी हुई है और इसके मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ही इस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर हैं। रेमंड बेकर की मशहूर किताब में भी नवाज शरीफ की मुबैना करप्शन का जिक्र इन्हीं दो कंपनियों की मुनासबत से आ रहा है और इस किताब में रेमंड बेकर ने सफ़ा नंबर 83 पर लिखा है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 3 जबकि चैनल आइलैंड में एक ऑफशोर कंपनी का ताल्लुक नवाज शरीफ से बराह रास्त बनता है। कुछ कंपनियां फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल की गईं जबकि कुछ कंपनियां पैसे ट्रांसफर करने के लिए। 90 की दिहाई में होने वाली एक सरकारी तहकीकात में भी चंद्रन जर्सी नामी कंपनी का जिक्र मिलता है कि इस कंपनी को इस्तेमाल करके कम से कम $15 मिलियन का फायदा शरीफ खानदान ने हासिल किया। 10 अप्रैल 2016 को पावर प्ले के एक प्रोग्राम में जब हमने इंकशाफ किया कि शरीफ खानदान की चंद्रन जर्सी नामी एक ऑफशोर कंपनी रही है और वर्ल्ड बैंक और यूएन की मुश्तरका वेबसाइट पर इसका नाम भी मौजूद है, तो इस प्रोग्राम के कुछ ही घंटों बाद स्टेट बैंक के हुक्म पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई। ये प्रेस रिलीज रिपोर्टर्स को मोबाइल फोन पर SMS की गई थी और इसके मुताबिक चंद्रन जर्सी चौधरी शुगर मिल के लिए $20 मिलियन फंड करने के लिए बनाई गई थी। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल फैसल बैंक ने बनाई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक ये एक आम तरीक़ाकार है जिसके तहत इंटरनेशनल सरमायाकार दूर दराज मार्केटों में कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं। फैसल बैंक का लोन 15 साल पहले अदा कर दिया गया था। वजीर आजम या इनकी फैमिली में से कोई इस कंपनी का मालिक नहीं। इस सारी प्रेस रिलीज को अगले दिन सेनेटर एतजाज एहसन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कुछ यूं बयान किया। स्टेट बैंक के गवर्नर डिप्टी गवर्नर साहब फरमाते हैं, शैडरॉन वाज क्रिएटेड टू फंड $20 million फॉर चौधरी शुगर मिल्स। द स्पेशल पब्लिक व्हीकल वाज क्रिएटेड बाय फैसल बैंक, हु वाज द ओनर ऑफ शैडरॉन। This is a normal and usual mode to finance companies in distant markets by international financiers. मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं जानता हूं, अभी बताऊंगा किस तरह ये इलीगल है। तो लोन क्रिएटेड बाय फैसल बैंक थ्रू अ सब्सिडियरी was fully repaid 15 years ago. ये 15 साल पहले का मुलाजा करने 15 साल पहले ये लोन पे कर दिया गया उस कंपनी से, उस इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनी से जिसको जाहिर नहीं किया गया, जिससे $20 मिलियन लिए थे। The Prime Minister and his family members never owned this company, यानी चैडरॉन। अब सवाल जो उठते हैं, चैडरॉन को ये ओन नहीं करते तो चैडरॉन कर्जा क्यों लेती है इनके वास्ते? किसने चैडरॉन का दिमाग खराब किया है? कौन? अच्छा, आप 15 साल आपने 15 साल, आज 2016 है, 15 साल पहले वापस कर दिया करता, ये कहते हैं स्टेट बैंक। 2000 ले लें, यानी कंपनी उससे पहले बनी,
कंपनी कब बनी? जब नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान था। फैसल बैंक को दबाव डाल के फैसल बैंक से $20 बिलियन दिए गए और फैसल बैंक पे सारी लाइबिलिटी डाली गई। ऐसा कारोबार तो मुझे भी इजाजत दे दो, अगर मिल जाए तो क्या बात है, हमारे न्यारे हो जाए। मुझे इजाजत नहीं देते हो तो मेरे बेटे को इजाजत दे दो कि लाइबिलिटी बैंक ले रहा है। जो भी उस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फैसल बैंक की मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी जुर्म किया है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड ऑन द बैंक शेयर होल्डर, equity holders, on the bank's account holders, उन सब पे फ्रॉड किया है कि एक लोन लेके फैसल बैंक लोन लेता है और फायदा उसको शरीफ खानदान की शुगर मिल को दे दिया जाता है। और ये कब होता है? ये कब होता है? जब वजीर आजम पाकिस्तान है। इस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 ज़ेली 8 बराह रास्त लगती है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। 14 साल इसकी सजा है। यूसुफ रजा गिलानी ने उनको इसी शिक के तहत सजा हुई। उसने क्या किया था? उसने सिर्फ मुलाजमतें दी थी, कोई फर्जी काम नहीं किया था, कोई फर्जी चैनल कंपनी नहीं क्रिएट की थी। आज भी अगर आप स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट पर जाएं तो वजीर आजम का नाम लिखा आएगा और आगे चंद्रन जर्सी कंपनी और बेनिफिशियल ओनर में नवाज शरीफ लिखा साफ पढ़ा जा सकता है। और अब तो स्टेट बैंक भी कबूल कर चुका है कि चंद्रन जर्सी नामी का ताल्लुक वजीर आजम नवाज शरीफ से था और इसको चौधरी शुगर मिल के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन में वजीर आजम के जमा करदा गोशवारों के मुताबिक वजीर आजम के पास इस वक्त भी चौधरी शुगर मिल के करोड़ों शेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह वजीर आजम की साहबजादी मरियम सफदर के पास भी लाखों शेयर चौधरी शुगर मिल्स के मौजूद हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एफबीआर को दिए गए दस्तावेजात के मुताबिक मरियम सफदर साहिबा ने 12 लाख से ज्यादा रकम लोन या एडवांस की सूरत में भी ले रखी है, जो कि 2011 में 4 करोड़ 23 लाख और 2010 में भी यही रकम दिखाई गई है। जी हां, ये वही चौधरी शुगर मिल के शेयर्स हैं जिसके लिए चंद्रन जर्सी ऑफशोर कंपनी से स्टेट बैंक के मुताबिक $20 मिलियन का कर्जा लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की चंद्रन जर्सी लिमिटेड के जरिए वजीर आजम और उनके खानदान की शुगर मिल के लिए $20 मिलियन के इकरार को पाकिस्तान के मीडिया ने भी कुछ इस तरह रिपोर्ट किया। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने अब इस बात से भी इनकारी हो सकता है कि $20 मिलियन एक ऑफशोर कंपनी के जरिए चौधरी शुगर मिल के लिए कर्ज लिया और इस शुगर मिल के शेयर्स अब भी वजीर आजम नवाज शरीफ, कलसूम नवाज और मरियम नवाज के नाम हैं।
जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट में देखा, स्टेट बैंक कहता है चंद्रन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड का वजीर आजम और उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। लेकिन $20 मिलियन उनकी शुगर मिल में, जिसके उनके शेयर्स हैं, उसके लिए ये ऑफशोर कंपनी काम कर रही थी, लोन ले रही थी। और आपने बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब को भी सुना। ये तरीका वारदात क्या है, इस पे अपने मोअज़्ज़िज़ वकला के पैनल से एक वक्फे के बाद पूछेंगे, क्योंकि इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अक्सर मेरे जो पुलिस वाले दोस्त हैं, आजकल बड़े सीनियर ओहदों पे भी पहुंच गए, कहते हैं जब कोई बहुत बड़ा डकैतों का गैंग हम पकड़ते हैं ना, तो उनसे तफ्तीश करते हैं तो पता लगता है कि जनाब इनका तरीका वारदात एक ही चला आ रहा था, और जब ये पकड़े जाते हैं, दोबारा छुट जाते हैं, तो जिस चीज पे पकड़े गए थे उसको रिफाइन करके दोबारा वही वारदातें डालते हैं। तो ये ऑफशोर कंपनीज का तरीका वारदात जो चंद्रन जर्सी में नजर आया और जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पोजीशन ली जा रही है, वो क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताया कि किस तरह चंद्रन जर्सी का स्टेट बैंक कहता है शरीफ खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन $20 मिलियन जाते उन्हीं की शुगर मिल के लिए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये तरीका वारदात क्या है? देखिए अशरफ, इसमें जो तरीका वारदात हमने देखा, जिन ज़माने में ये इन्वेस्टिगेशंस हम करते थे, तो एक एग्जांपल थी जो कि बाद में यूएस की सेनेट के अंदर भी उसको पढ़ा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। वो बड़ी सिंपल सी थी। वो आसिफ जरदारी के केसेस थे, एसजीएस कोटेक्ना के, उसमें सिर्फ 2 लेयर्स होती थी कंपनी की, कि आगे एक ऑफशोर कंपनी होगी, ऑफशोर कंपनी के पीछे जाएंगे तो आपको बेनिफिशियल ओनर मिल जाएगा। ये केसेस जो हमने इन्वेस्टिगेट किए थे, ये बड़े मुख्तलिफ थे, क्योंकि इसमें 2 नहीं 5 लेयर्स होती, 3 गुना ज्यादा लेयर्स थी इनके ऊपर। कि आप जरदारी साहब का जो आपने सरे मेंशन वाला पकड़ा था, जो बाद में वापस, उसमें सिर्फ 2 लेयर्स थी कि आपने एक कंपनी लंदन में देखी, उसके पीछे एक आपको बीवीआई की कंपनी मिली, बीवीआई में गए, वहां से पता लग गया इसका मालिक कौन है। इन केसेस में हमने क्या देखा कि यूके की प्रॉपर्टी है, लंदन की प्रॉपर्टी को जब आपने ट्रेस करना शुरू किया तो उसके ऊपर एक कंपनी का नाम निकला। उस कंपनी को देखा कि इसका मालिक कौन है, जब उसके रजिस्टर पे आप पहुंचे तो पता लगा इसके पीछे एक और कंपनी है। अच्छा, वो जुरिसडिक्शन भी लेयरिंग में करते हैं ना, कि आप लंदन से निकलते हैं, वो आपको पहले बीवीआई बेचते हैं, बीवीआई से आप डॉक्यूमेंट निकालते हैं तो आपको पता चलता है जी कि इसके पीछे ऑयल ऑफ मैन की एक कंपनी है, वो एक और छोटा सा जजीरा बरतानिया का। आप वहां की कंपनी की तस्दीक करते हैं, पता चलता है इस कंपनी का मालिक लग्जमबर्ग की एक कंपनी। आप लग्जमबर्ग जाते हैं, लग्जमबर्ग से फिर आप वापस स्विट्जरलैंड आ जाते हैं, और स्विस जाके फिर पता चलता है कि जहाँ पे वहां पे कौन बेनिफिशियल ओनर है। तो ये 5 लेयर्स इस पे लगाई जाती हैं। तो ये जितना आप देखें, लेयर्स इसलिए लगाई जाती है मनी लॉन्ड्रिंग में, जितना आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहें। अगर मकसद सिर्फ कुछ टैक्स बचाना हो तो फिर तो एक लेयर कंपनी की काफी होती है, जो कि एक लेजिटिमेट पर्पस समझा जाता है कि आप अगर डबल टैक्सेशन हो रही है आपके इंडिविजुअल के ऊपर, तो कंपनी अगर आ जाएगी तो टैक्सेशन कम होगी, ट्रांसफर फी कम होती है। लेकिन अगर आपने पैसा जो इलिसिट गेन है, ये मनी है, उसका ट्रेल छुपाना है, तो फिर आप लेयरिंग करते हैं, फर्दर लेयरिंग होती है। तो ये वो केसेस हैं। इसके अंदर मेरी एक छोटी सी अर्ज होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि हम मशवरे की तो बात नहीं, अर्ज उनसे मैं करना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस मामले को सही तरह जानना है तो इसको अदालत के तौर पे आप नहीं जान सकते। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास अगर इतना केस आ गया है कि ये बात नजर आ रही है कि भाई इधर दाल में कुछ काला है, तो आप एक कमीशन बनाइए। तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, अब तो रसीदें मांग ली है कि आप मनी ट्रेल दे दें। अब उसके ऊपर देखिए, अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया किए बगैर आप एक रुकनी या 2 रुकनी जो भी जरूरत है कमीशन की। अब देखिए, कमीशन की जरूरत इसलिए है कि अगर देखिए, जो भी तक मुझे पता, ना मैं इस केस का हिस्सा हूं, ना इस पार्टी की तरफ से ना उस पार्टी, जो हमें अखबार से पता चलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो जवाब दाखिल किए गए हैं और कुछ जवाब शायद उनके बच्चों की तरफ से भी आने हैं, उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि 2005 से पहले मेरा इन प्रॉपर्टीज से या मेरे जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। केस सिंपल हो गया है। अब ये केस इस बात के बारे में नहीं रह गया कि इनके पास पैसा गलत तरीके से गया था, सही तरीके से गया था। अब केस खुद उन्होंने सिंपल कर दिया कि अगर आप 2005 से पहले बेनिफिशियल ओनर तक में भी दिखा पाते हैं किसी को, फैमिली को, तो वो केस वाजे हो गया कि इन्होंने झूठ बोला। बिल्कुल ठीक है। कमीशन की अब कोई जरूरत रहेगी? अब तो प्रॉपर्टीज मान ली है शरीफ खानदान ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी रसीदें ला के दे दें, मनी ट्रेल दे दें, अब तो सिंपल केस नहीं रह गया। मेरे ख्याल में ये कमीशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। मैं थोड़ा सा इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये वो इसलिए कि इस केस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। शरीफ फैमिली ने 2006 ऑनवर्ड्स तो इसकी मलकियत तस्लीम कर ली है। वो ये कहते हैं कि हमने 2006 में हुसैन नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा कि ये मैंने की है और मरीम सफदर साहबा इसकी ट्रस्टी हैं।
लेकिन जो सवाल 93 से 2006 तक के मुख्तलिफ अदवार हैं जिसमें $20 मिलियन का कर्जा, जैसे अभी आपने रिपोर्ट दिखाई, वो है पहले हुदैबिया पेपर मिल्स के जो सारे मामलात हैं। तो ये मनी जो ट्रेल है, इसको आपने जाके अगर ढूंढना है या करना है तो इसके लिए तो आपको या तो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं बेंच में से कोई जज साहब खुद इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे या ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो जाके इसके पीछे, क्योंकि जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि लेयरिंग है, कंपनीज हैं, तो आपको ये अच्छा फैसल साहब, आपने कहा 2005 ऑनवर्ड्स की तो ये ओनरशिप मान रहे हैं, तो ये जो हुकूमती वुज़रा इतने सारे और जिसमें स्पोक्समैन आजकल हैं पंजाब हब के ज़हीम कादरी साहब, वो तो 1970 तक ले गए, वो तो ज्यादा शाह से ज्यादा शाह की वफादारी उन्होंने दिखाई। चौधरी निसार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे पास ये डॉन की खबर है 98 की, सितंबर 98 की, उसमें एक फ्लैट ख्वाजा आसिफ साहब जो आजकल डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप नाज़रीन भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक फ्लैट उस वक्त का है। और बाकी क्या कह रहे हैं उनके ये बयानात में जरा आपको सुनाऊं, फिर एक सवाल मैंने आपसे करना है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि इस तरह के बयानात एज एविडेंस एक्सेप्ट हुए हैं। क्या कहते रहे मुख्तलिफ हुकूमती लोग और खुद शरीफ खानदान क्या कहता रहा इस हवाले से, आइए जरा देखते हैं। बट मैं फिर अपार्टमेंट्स के लिए अरबों रुपए की रकम कहां से आई? वो पता कब खरीदे थे उन्होंने? मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। शहर में और पार्क लेन में घर है। जी वो हसन के नाम। तो कितने अरसे से वहाँ पे? वो तकरीबन मेरा ख्याल है हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहाँ पे गया था, 15-16 साल। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए हैं तकरीबन, या 18, मैं 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूँ, अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है, और मैं उस वक्त भी बार बार कह चुका हूं, खास सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहां से आया रिकॉर्ड पे है। ये जिस प्रॉपर्टी की, जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं, जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। लेट 60s में मॉर्टगेज के जरिए वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और वो 90s में जाके मैच्योर हुई हैं। 30 साल 28 साल में उनकी पेमेंट्स की जो थी वो शेड्यूल्स थी, वो मॉर्टगेज थी प्रॉपर्टीज। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में ट्रस्टी हूँ, जिसकी ट्रस्ट डीड मेरे पास है। मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ। मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज है जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ। बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ। बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज है जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ। बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में ट्रस्टी हूँ, जिसकी ट्रस्ट डीड मेरे पास है। जी नाज़रीन, आपने सुना, और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जवाबात जमा करवाए हैं उसकी रूह से क्या आर्टिकल 62 और 63 पर ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर पर लगना चाहिए? क्या उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, या कि सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा हुआ उसमें गलत बयानी की गई? यूसुफ रजा गिलानी केस में आर्टिकल 62, 63 का जिक्र भी है, उसमें गलत बयानी भी। अब चौधरी निसार ख्वाजा आसिफ गलत बयानी कर रहे हैं और शरीफ खानदान ने उन्हें झूठा साबित किया है।
या कि ये लोग सही कह रहे हैं? देखिए ये अगर सिर्फ आप इनके इंटरव्यूज ही ले लीजिए ना, तो ये इंटरव्यू सुल्तानी गवाह बन गए हैं, क्योंकि ये इंटरव्यूज के अंदर जो बातें की जा रही हैं तमाम लोगों की, वो बिल्कुल बरअक्स से जो जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही है। उसमें मैं सिर्फ एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, ये जो हुसैन साहब का इंटरव्यू है मार्च का, ऑफशोर कंपनीज भी मान गए, फ्लैट भी मान गए। इन्होंने केस बड़ा सिंपल कर दिया। अगर इस इंटरव्यू को बुनियाद बना ली जाए तो नीलसन और नेस्कोल की उन्होंने बेनिफिशियल ओनरशिप मान ली और ये बता दिया उसके पीछे एक ट्रस्ट मालिक है और उस ट्रस्ट की बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है। तो ये तो बड़ा केस वाज़ेह हो गया, सिंपल केस हो गया। देखिए मेरा वो सवाल है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, उन दोनों ने गलत बयानी की, तो ये आर्टिकल 62, 63 अभी तक साइलेंट क्यों है? देखिए बात यह है कि ये जो डायकोटमीज हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तमाम अफराद के, और इसमें आपने मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्लियामेंट की तकरीरें हैं, अगर उनको आप पढ़ लें, उसके बाद हसन साहब का इंटरव्यू जो टीम सेबेस्टियन के साथ है, उसके साथ अगर आप जाके हुसैन नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू से सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्या ये वीडियो बयानात एडमिसिबल हैं बतौर एविडेंस? माजी में एडमिसिबल हुए? ये एडमिसिबल हैं और इनको बयान देने वालों को सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो बुला के एडमिसिबल है ये वीडियो बयानात, और माजी में ये एडमिसिबल रहे हैं। जो इस वक्त जो एविडेंस मांगा जा रहा है उसमें एडमिसिबल है आपके जितने सुप्रीम कोर्ट की ये इनको, क्योंकि ये तो ट्रायल तो नहीं चल रहा ना, ट्रायल के अंदर एविडेंस का और इशू होता है। लेकिन ये चीज अगर देखें, ये अगर उसको डिस्प्यूट करेंगे तो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट को बुलाया जा सकता है, तो सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ये तो इन पे गिरा होगी और इन पे जो है अगर ये झूठे साबित होते हैं तो देन विल हैव टू फेस अ पीनल कॉन्सिक्वेंस, उनको कैद भी हो सकता है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, दोनों का प्रोग्राम शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, जो चीजें हमने आपके सामने रखी ये वो हकायक हैं जो कि सन 1993 से लेके सन 2000 मुख्तलिफ अदालतों की फाइलों में मौजूद हैं। बकौल बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब केस नंबर 5/2000 नैब के पास भी मौजूद हैं। लेकिन अलमिया क्या है कि हर 5-10 साल बाद हम वही री इन्वेंटिंग द व्हील और वही रोना रोते रहते हैं कि जी एहतसाब नहीं होता। आसिफ सईद खोसा साहब ने बिल्कुल सही लिखा था यूसुफ रजा गिलानी साहब वाले केस में, पिटी द नेशन, उस कौम पे अफसोस करना चाहिए।